अब पढ़ेंगे हम आवेशन की विधियाँ। 3 विधियाँ हैं आवेशन की, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। आवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बोला किसी की भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन दे दो तो उस पर आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो धन आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हम देंगे कैसे या इसमें से निकालेंगे कैसे, तो वो कुछ विधियों द्वारा संभव होगा जिसके द्वारा हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें पहली विधि पढ़ेंगे अपन घर्षण द्वारा। नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे। कोई सी भी 2 अलग अलग वस्तुएं लेनी है आपको और उन दोनों को आपस में लेकर रगड़ना है। रगड़ने से क्या होगा कि इनको ऊर्जा मिलेगी। अब जैसे 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये एक वस्तु ये, इन दोनों को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो जो इनके जो परमाणु हैं, यहाँ पे जो परमाणु हैं उनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये थोड़ा सा इसमें हम अगर परमाणु की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षाओं में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होते हैं वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। वो ऊर्जा देने के हमारे पास अलग अलग कई सारे तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका घर्षण भी है कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इनके जो यहाँ परमाणु है, इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन इसके निकल के इसमें जाएंगे या इसके निकल के इसमें जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है इनकी ऊर्जा की मांग पर कि ये कितनी ऊर्जा की मांग रखते हैं। हर अलग अलग पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा की मांग होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये दोनों अलग अलग मैंने पदार्थ लिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ने के लिए मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मांग कर रहे हैं और यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मांग कर रहे हैं। इनको बाहर निकलने के लिए अपनी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता है, इनको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता है। अब जब हम इन दोनों को रगड़ेंगे आपस में तो रगड़ने से क्या होगा, ऊर्जा दोनों के इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। पर यहाँ अगर हम बात करें कि कौन पहले बाहर निकलेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनको कमी ऊर्जा की आवश्यकता है बाहर निकलने के लिए तो इनको ऊर्जा जल्दी मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे। अब अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं तो ये दोनों प्रारंभ में उदासीन थे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो 2 अलग अलग वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो 2 वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। अब किस वस्तु को किससे रगड़ें, किस पे धन आवेश आएगा, किस पे ऋण आवेश आएगा, तो यहाँ मैंने छोटी सी टेबल बना रखी है जिसमें एक तरफ धनात्मक है एक तरफ ऋणात्मक लिखा हुआ है। धनात्मक में अगर यहाँ जैसे नाम लिखा हुआ है कांच की छड़ और यहाँ लिखा हुआ है रेशम का कपड़ा, अगर आप इन दोनों को रगड़ोगे तो जो कांच की छड़ है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी और जो रेशम का कपड़ा है वो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्ली की खाल को अगर आप इन दोनों से रगड़ोगे, एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़, तो जब इनको रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ऊनी कपड़े को अगर आप इन वस्तुओं को अगर आप इससे रगड़ोगे ऊनी कपड़े से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है कि हमें किससे पता चले कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए फिर हमें इनकी ऊर्जाओं के मान याद रखने पड़ेंगे और वो संभव नहीं है। इतनी सारी वस्तुओं के हम ऊर्जा के मान याद नहीं रख सकते। तो हम जैसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ एक छोटी टेबल में लिख दिए हैं यहाँ पर कि इसको इससे रगड़ने पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमें थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। बोर्ड में अभी तक खैर कोई क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा कि इस वस्तु को इससे रगड़ने पर कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी मेन हमने यहाँ लिख दिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने 16 नाम लिख रखे हैं, ये 16 नाम है, इससे भी हम पता कर सकते हैं कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। इसमें से कोई से भी 2 नाम हमें चूज करने हैं, कोई से भी 2 नाम हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक नाम ले लिया मैंने 4 नंबर का और एक नाम ले लिया मैंने 13 नंबर का। अब अगर मैं कांच को अंबर से रगड़ता हूँ तो जो नाम पहले आ रहा है ऑर्डर में, मतलब जो नंबर में पहले आ रहा है वो तो होगा पॉजिटिव और जो बाद में आ रहा है वो होगा नेगेटिव। तो कांच और अंबर को अगर मैं रगड़ता हूँ आपस में तो कांच तो हो जाएगा पॉजिटिव और जो अंबर है वो हो जाएगा नेगेटिव। कोई से भी 2 नाम आप ले सकते हो। जैसे मैंने एक सिल्क ले लिया 7 नंबर का, एक लकड़ी ले लिया 9 नंबर। अब अगर मैं 7 मतलब सिल्क को लकड़ी पर रगड़ता हूँ तो जो नाम पहले आ रहा है, जो नंबर पहले आ रहा है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो बाद में आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित कर सकते हैं, एक को धनावेशित एक को ऋण आवेशित। इसके अलावा अगली विधि की अगर हम बात करें तो अगली विधि है चालन द्वारा। चालन विधि के अंदर हमें 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाना पड़ेगा। जैसे ये सेकंड विधि है आवेशन की चालन विधि।
चालन विधि में क्या होगा कि हम दो वस्तुओं को, ये दो वस्तुएं हैं, एक ये और एक ये, इसमें से एक उदासीन है, ये वाली उदासीन है, और इस पर आवेश है Q, ये Q आवेश है। अब हमें इस उदासीन वस्तु को आवेशित करना है, इस पर आवेश लाना है। तो इसके लिए चालन विधि में क्या करते हैं कि दोनों वस्तुओं को आप कांटेक्ट में ले आओ। कांटेक्ट में आप कैसे भी ला सकते हो। कांटेक्ट में लाने का तरीका ये है कि या तो आप दोनों को टच कर दो, या इन दोनों को एक वायर से हम कनेक्ट कर दें। ये वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर से कनेक्ट करने के बाद या दोनों को संपर्क में लाने के बाद होगा क्या, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे एक पानी की टंकी है, ये पूरी भरी हुई है पानी से, और समान आकार की एक और पानी की टंकी है जो पूरी खाली है। अगर हम दोनों को एक पाइप से जोड़ दें तो इसमें क्या होगा कि इसमें पानी जाने लगेगा इधर से इधर, और कितना पानी जाएगा, तो दोनों में बराबर बराबर हो जाए इतना पानी जाएगा। तो यहाँ से पानी जाएगा इस वाली खाली टंकी में, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों में लेवल इक्वल ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि यहाँ पर पूरा आवेश भरा हुआ है Q आवेश, और यहाँ बिल्कुल खाली है। तो जब आप एक वायर से इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इधर से आवेश जाएगा इधर की तरफ, और कितना जाएगा या कब तक जाएगा, तो तब तक जाएगा जब तक दोनों पे आवेश बराबर ना हो जाए। तो जैसे यहाँ से ये वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, इधर से आवेश इधर जाने लग गया, यहाँ टोटल Q आवेश है, कब तक ये इसको आवेश प्रदान करेगा, जब तक दोनों के पास बराबर बराबर आवेश ना हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा Q/2 और यहाँ हो जाएगा Q/2। अब आप इसको वायर्स को हटा दोगे तो देख, पहले ये उदासीन था और अब ये आवेशित हो गया, इस पर Q/2 आवेश आ गया। मान लेते हैं कि अगर एक गोला और है, एक उदासीन गोला और लिया है हमें, और वो कनेक्ट कर देता हूँ इससे, तो क्या अब ये इसको आवेश देगा या नहीं देगा, तो ये इसको आवेश देगा, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा आवेश है वो कम वाले को देगा ही देगा आवेश। और कितना आवेश देगा, तो वापस वही बात कि जितना ये लेके आया है उसका, जितना भी इसके पास है आवेश, उसका आधा ये इसको दे देगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, कनेक्ट कर दूँ, कनेक्ट करने के बाद ये इसको आवेश देगा, इस पर आवेश आने लग जाएगा, और अब इसके पास आ गया Q/4 आवेश, अब इसके पास भी रह जाएगा Q/4। तो ये इस तरह से चालन विधि में कुछ नहीं करना है हमको, बस दो वस्तुओं को संपर्क में लाना है, वो आवेशित होती जाएगी, और जिसके पास ज़्यादा आवेश होगा वो कम वाले को देगा, और उतना ही देगा कि दोनों के पास बराबर हो जाए। बराबर होना ज़रूरी है यहाँ पर। कम ज़्यादा में फिर वापस वही प्रॉब्लम रहेगी कि जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो कम वाले को देता ही रहेगा, और तब तक देता रहेगा जब तक दोनों के पास बराबर ना हो जाए। अगर अब ये इस वाले गोले को मैं कनेक्ट कर दूँ इससे, तो Q/2 इसके पास Q/4, ये इसको आवेश देगा। Q/4 जिसके पास आवेश है वो इसको आवेश देगा Q/4 वाले गोले को, और कितना देगा कि दोनों के पास बराबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये इसको आवेश देगा। अब इस कितना कितना हो जाए उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। Q/2 प्लस Q/4 बटे 2, 4 अगर हम एलसीएम लें तो ये 2Q और ये Q अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3Q, और 4 नीचे उतार देंगे तो 8। तो ये इसको इतना आवेश देगा, ये इसको इतना आवेश देगा कि दोनों के पास 3Q/8 आवेश हो जाए। तो आवेश तब तक देते रहेंगे जब तक दोनों के पास बराबर ना हो जाए। तो ये हो गई चालन विधि, जिसमें दो वस्तुओं को हम संपर्क में लाएं। इसमें नियम इसी तरह से चलेगा कि आप जिसके पास ज़्यादा आवेश होगा वो कम वाले को आवेश देगा, और इतना ही देगा कि दोनों के पास बराबर हो जाए। जैसे इसमें एक रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कोई डोनेट कर रहा है, ये 2 इंसान हैं, इसके पास 500 रुपये हैं। अब ये अगर इसके पास आता मांगने तो ये इसको मैक्सिमम 250 रुपये ही देगा, और इसके पास भी 250। ऐसा नहीं कि ये अपने 500 रुपये इसको दे दे, फिर वो उसके अगर ये 500 रुपये अपने इसको दे देगा पूरे, तो फिर ये खाली हो जाएगा, ये फिर उससे मांगने लगेगा। तो दोनों के पास इक्वल रहे ताकि कोई किसी से ना मांगे, और अब कोई पैसों का एक्सचेंज नहीं होगा। अब कोई ना तो ये इसको देगा ना ये इसको देगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी कि दोनों के पास बराबर बराबर आवेश हो जाए। तो ये हो गई चालन विधि। लास्ट विधि है प्रेरण द्वारा। चालन विधि में क्या, 2 वस्तुएं संपर्क में आई थी, इनको हमें तार से या आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ा। यहाँ पर आपको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं। जैसे ये एक उदासीन गोला है, और यहाँ पर हम इसके दूर से ही एक पॉजिटिव छड़ लेके आए। पॉजिटिव छड़ लाने के बाद इसको संपर्क में नहीं लाना है, और ये पूरा उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। यहाँ ऐसा नहीं कि ये उदासीन है, इसका मतलब इस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है पर दोनों बराबर हैं। अब उससे क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, इस वजह से ये उदासीन है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वितरण है, वो एक समान है, सब जगह एक जैसा। और ये ऋण आवेश नहीं बनाया मैंने, ये जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हैं इसके पास, इस वजह से ये उदासीन है।
लेकिन पॉजिटिव छड़ को जब पास लाओगे तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, ऋण आवेश है, ये सब इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन, सारा ऋण आवेश इस साइड आ जाएगा। इस साइड ऋण आवेश आने का मतलब इधर ऋण आवेश की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इधर धन आवेश आ जाएगा और उतना ही धन आवेश आएगा जितना यहाँ ऋण आवेश है। तो अब यहाँ पर क्या ये आवेशित हो गया? तो अभी भी यह आवेशित तो नहीं हुआ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, जितना ऋण आवेश उतना धन आवेश। तो अभी भी ये उदासीन ही है, बस वितरण चेंज हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन सब जगह समान वितरित हुए थे, अब इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, इस साइड आ गए इलेक्ट्रॉन और इस साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कुल मिला के अभी भी उदासीन है, क्योंकि जितना ऋण आवेश है उतना धन आवेश है। अब अगर आपको यहाँ पर ऋण आवेशित करना है इस गोले को, तो आपको धन आवेश को हटाना पड़ेगा, और धन आवेशित करना है तो ऋण आवेश को हटाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें इसको भूसंपर्कित करना पड़ेगा किसी भी साइड से। जैसे अगर आपको प्लस हटाना है तो मैं इस साइड को भूसंपर्कित कर दूंगा। भूसंपर्कित करने का मतलब जमीन से कनेक्ट कर दिया इसको। जमीन से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो धन आवेश है उसको उदासीन करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे जमीन से। जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको एक एक करके उदासीन करते जाएंगे, और जैसे ये उदासीन हुए धनावेश हम भूसंपर्कन हटा लेंगे। और अब यहाँ पर केवल ऋणावेश बचा, तो ये ऋणावेश जो यहाँ बचा इसको भी हटा देते हैं अब हम छड़ को। तो ये जो ऋणावेश यहाँ बचा था ये सारा वापस इसमें वितरित हो जाएगा, और अब यहाँ पर इस पर ऋणावेश आ गया। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा जमीन से इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पर, उस धनावेश को उदासीन करने के लिए जमीन से इलेक्ट्रॉन आए थे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई थी, इस वजह से देखो यहाँ पर ऋणावेश आ गया। जबकि पहले जब हमने भूसंपर्कन नहीं किया था तब जितना ऋणावेश था उतना धनावेश भी था, कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आया भी नहीं था और कहीं कोई इलेक्ट्रॉन गया भी नहीं था। तो ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी ना इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई थी, इस वजह से इस पर कोई आवेश नहीं था। उस टाइम भी हमें माइनस प्लस होने के बाद भी इसको उदासीन बोल रहे थे। लेकिन अब जमीन से इलेक्ट्रॉन आ गए और फिर उसके बाद हमने इसको जमीन से हटा दिया, कनेक्ट जो कर रखा था हमने वो हटा दिया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण इस पर ऋणावेश आ गया। तो ये तीन विधियाँ हो गई आवेशन की। घर्षण वाली विधि में हम दो वस्तुओं को आपस में रख देंगे, एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश आएगा। चालन विधि में हम दो वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाने के बाद आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा, जिसके बाद ज़्यादा आवेश है वो कम वाले को देगा, जब तक कि दोनों के पास बराबर आवेश ना हो जाए। प्रेरण विधि में हम संपर्क में लाए बिना ही आवेशित कर देते हैं। वो जो पॉजिटिव छड़ में यहाँ लाया था उसको मैंने इसको संपर्क में भी नहीं लाया, बस उसको दूर ही रख दिया थोड़ा सा, और दूर रखने से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो इस साइड आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इसलिए प्लस आ गया। फिर भूसंपर्कन किया हमने तो पॉजिटिव जो आवेश है वो उदासीन हो गया, जमीन से इलेक्ट्रॉन आके उसको उदासीन कर गए, और हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, इस वजह से ये ऋणावेशित हो गया। तो ये तीन विधियाँ हो गई आवेशन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण उनकी चालकता के आधार पर। इस आधार पर मैं 3-4 नाम लिखूंगा यहाँ पर। पदार्थों का वर्गीकरण है, चालकता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। एक नाम मैं लिखता हूँ चालक, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। एक नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एक लिखूंगा मैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, और एक मैं लिखूंगा परावैद्युत पदार्थ, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इनका वर्गीकरण करेंगे हम चालकता के आधार पर। चालक नाम आपने पहले भी सुना होगा कि चालक बोलते किसको हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। ये वो पदार्थ है जिनमें धारा बहुत आसानी से बह जाती है, बहने लगती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है सारी धातुएं। जितनी भी धातुएं हमारे जो घर में वायर लगे होते हैं वो भी धातु के होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह करना होता है तो हमें वो धातु की लेनी पड़ती है। तो धातुएं अच्छा चालक होती है, सुचालक होती है ये। तो धातुएं में धातुओं के अंदर धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। इसके अलावा मानव शरीर हो गया, हमारे अंदर भी धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। अगर हमें करंट लगाना तो हम कोई वायर पकड़ ले तो हमारे अंदर धारा बहुत आसानी से बहती है, हमें भी करंट लगता है। तो मानव शरीर एक चालक हो गया। जंतु शरीर, जानवरों को भी करंट लगता है। इसके अलावा पृथ्वी एक चालक है। तो ये चालक के नाम हो गए। कुचालक की अगर हम बात करें तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। मतलब एक तरह से ही बोल सकते हैं धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। कुचालक में आप कुछ भी कर लो धारा का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इसमें धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। इसके उदाहरण है हमारे पास प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी। तो ये कुछ नाम लिखे मैंने जिनमें धारा का प्रवाह कभी नहीं होता। आप भी जानते हो प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, इनमें धारा नहीं बहती। बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता निर्भर करती है ताप पर, टेम्परेचर पे। 0 केल्विन पर ये बिहेव करते हैं
कुचालक की तरह, और रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? चालक की तरह। नाम से पता चल रहा है अर्धचालक मतलब आधा चालक, आधा चालक तो आधा कुचालक। कब चालक कब कुचालक वो डिपेंड करता है ताप पे। ये 0 केल्विन में मतलब निम्न ताप पर तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कमरे के ताप पे या इससे उच्च ताप पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हम पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे अलग से, अर्धचालक पूरा एक चैप्टर आएगा, तो इसके बाद हम बाद में करेंगे। परावैद्युत पदार्थ कुचालक ही होते हैं, लेकिन कुचालक से थोड़े से अलग होते हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे हम कि कुचालक, चालक और परावैद्युत इनका कॉन्सेप्ट क्या है। मेन हमारे कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा। तो चालक जो होता है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पदार्थ चालक होता है वो आवेश प्रवाह की अनुमति देता है। आवेश प्रवाह की अनुमति का मतलब कि अगर कोई पदार्थ चालक है तो उसमें आवेश कहीं भी घूम फिर सकता है। जैसे ये एक चालक पदार्थ बनाया मैंने, अगर मैं यहाँ आवेश दूँ तो वो आवेश इस पदार्थ के अंदर कहीं भी घूम फिर सकता है अपनी मर्जी से। तो आवेश चालक के अंदर कहीं भी घूम फिर सकता है, ये चालक का कॉन्सेप्ट है। चालक आवेश को प्रवाह की अनुमति देता है, घूमने फिरने देता है। अगर ये बोर्ड पूरा चालक होता तो आवेश अगर मैं यहाँ दूंगा तो वो इस बोर्ड के अंदर कहीं भी घूम फिर सकता है। तो चालक आवेश को प्रवाह की अनुमति देता है। कुचालक की अगर हम बात करें तो कुचालक आवेश प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। कुचालक आवेश को प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब ये कि कुचालक में अगर आपने यहाँ आवेश दे दिया तो अब वो यहीं रहेगा, यहाँ से हिल नहीं सकता, एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा। कुचालक आवेश को घूमने फिरने नहीं देता। चालक आवेश को आराम से घूमने फिरने देगा, कहीं भी आ जा सकता है। कुचालक आवेश को अपनी जगह से हिलने भी नहीं देगा। तो ये कुचालक हो गया। अब देखो आवेश अगर घूम फिर नहीं पाएगा तो वो धारा नहीं बना पाएगा। यही कारण है कि कुचालक में धारा बन नहीं पाती, क्योंकि आवेश गति नहीं कर पाता, आवेश एक जगह पर फिक्स हो जाता है। चालक धारा बनने देता है, क्यों? क्योंकि वो आवेश को घूमने फिरने देता है। तो चालक आवेश को प्रवाह की अनुमति देता है, कुचालक आवेश को प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। अगर हम बात करें परावैद्युत की तो परावैद्युत कुचालक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि इसमें आवेश थोड़ा सा अपनी जगह से हिल डुल सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, लेकिन चालक जैसा नहीं जा सकता। चालक में तो कहीं भी घूम फिर सकता है आराम से, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो अपनी जगह से बस थोड़ा बहुत हिल सकता है। अब कुचालक से कैसे अलग हुआ? कुचालक में तो आवेश अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता, अपनी जगह पे फिक्स हो गया। परावैद्युत के अंदर आवेश अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है। तो चालक, कुचालक, अर्धचालक इनके कॉन्सेप्ट ये हैं कि ये आवेश को घूमने फिरने देता है, ये आवेश को फिक्स पकड़ के रखता है, वो आवेश को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने देता है। इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें तो जैसे मान लो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को इस तरह से रख रखा है कि तू कहीं भी घूम फिर, पूरा फ्रीडम है घूमने फिरने की, तो वो चालक जैसा बिहेव हो गया कि कहीं भी घूमो फिरो, पूरी आज़ादी है। कुचालक वो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को घर पे भी चेयर पे बांध रखा है, चेयर पे भी बांध रखा है कि घर में भी कहीं घूमने नहीं दे रहे हैं, फिक्स कर दिया एक जगह पे, वो कुचालक। परावैद्युत का मतलब वो कि ठीक है अब घर घर में घूम लो, चेयर पे नहीं बांध रखा है पर घर घर में थोड़ा बहुत घूम सकते हो, पर चालक की तरह ऐसा नहीं कि पूरा फ्रीडम में कहीं भी घूम सकते हो, तो थोड़ा बहुत घर में घूम लो। तो इस तरह से तो चालक आवेश को घूमने फिरने देता है, कुचालक आवेश को एक जगह पकड़ के रखता है, और जो परावैद्युत है वो आवेश को अपनी जगह से थोड़ा बहुत इधर उधर जाने देता है। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे काम में कैसे आएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट का देखो, जैसे मान लें कि एक चालक गोला बनाया मैंने, ठोस चालक गोला है। अब ये ठोस चालक गोले में जब मैं यहाँ अंदर आवेश दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने अंदर खूब सारा आवेश दिया, इसको सारा धन आवेश दिया मैंने यहाँ पे। अब इस आवेश को देने के बाद क्या होगा कि ये धन आवेश, सारे धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर भागेंगे। तो ये एक दूसरे से जितना दूर संभव होगा उतना दूर भागेंगे। मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकते हैं, हवा में जा नहीं सकते। हवा कुचालक होती है, हवा कुचालक होती है, आवेश को प्रवाह की अनुमति, देखो कुचालक आवेश को प्रवाह की अनुमति नहीं देता, तो हवा आवेश को प्रवाह की अनुमति नहीं देता, हवा में आवेश दौड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो धन आवेश है वो सारा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर भागेगा, मैक्सिमम जितना दूर हो सकते। तो सारा आवेश जो होगा वो सतह पर आ गया, और यहाँ से ये आवेश दूर हटता सारा सतह पे आ गया। अब अगर हम बात करें कि एक चालक गोले के अंदर कितना आवेश होता है, तो अंदर आवेश का मान हो गया 0, क्योंकि सारा आवेश तो बाहर चला गया सतह पर। और यही हमारा कॉन्सेप्ट, यही हमारे काम में आता है कि एक चालक गोले को, ठोस चालक गोला है, इसको जब हमने अंदर आवेश दिया तो सारा आवेश कहाँ चला गया? सारा आवेश चला गया सतह पर, और अंदर आवेश का मान कितना हो गया? 0। आवेश 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। यही हमारे कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं, इक्वेशन बनते जाते हैं। पूछा भी जाता है पेपर में कि एक चालक गोले को या ठोस चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो सारा आवेश कहाँ चला जाता है? तो सारा आवेश उसकी सतह पर चला जाता है, और अंदर आवेश का मान हो जाता है 0। अब अगर ये मान लो कि ये खोखला चालक गोला है, अब खोखला चालक गोला तो आप अंदर तो आवेश दे नहीं पाओगे, आप सतह पे दोगे। मान लो जैसे सतह पे मैं यहाँ सारा आवेश एक ही जगह पे दे रहा हूँ, तो ये सारा आवेश वही धन आवेश है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर भागेगा तो ये इसकी सतह पर फैल जाएगा, तो इसकी सतह पर ये इस तरह से फैल जाएगा। तो इसमें भी अंदर तो आवेश 0 ही रहेगा, क्योंकि अंदर आवेश गया ही नहीं, सारा आवेश कहाँ पर है? सतह पर। तो चालक गोला चाहे ठोस हो या खोखला हो, सारा आवेश उसकी सतह पर चला जाता है, अंदर आवेश का मान होता है 0। अगर हम कुचालक गोले की बात करें
तो जैसे ठोस कुचालक गोला है, अब ठोस कुचालक गोले में अगर आप यहाँ आवेश दोगे तो क्या ये आवेश सतह पर जाएगा? तो ये आवेश सतह पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आवेश को कुचालक जाने ही नहीं देगा। तो ये सारा आवेश जहाँ पर है वहीं का वहीं रहेगा। अब अगर हमसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि कुचालक ठोस गोला है तो उसके अंदर आवेश का मान 0 होता है या नहीं होता है, तो अगर आपने अंदर आवेश दिया तो उसका मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवेश आपने जो अंदर दिया वो अंदर ही रहेगा, बाहर जा ही नहीं सकता सतह पर। तो ये कुचालक की बात हो गई ठोस गोले की। अगर खोखला है मान लेते हैं, तो खोखले में आप अंदर तो दे नहीं पाओगे, सतह पे भी आप जहाँ दोगे वहीं रहेगा, अपनी जगह से हिल डुल नहीं पाएगा। तो मेन हमारा चालक गोले का कॉन्सेप्ट आता है कि चालक गोले में जो आवेश होता है, ठोस चालक गोला या खोखला चालक गोला है, उसमें जो आप आवेश देते हो वो सारा आवेश उसकी सतह पे चला जाता है और उसके अंदर जो आवेश का मान होता है वो 0 होता है। तो ये पदार्थों का वर्गीकरण किया हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक और परावैद्युत का, उनकी चालकता के आधार पे।